बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में दो बुक्स हैं, बुक 2 मॉडर्न प्रोस और नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो सबसे पहले हम मार्क्स डिवीजन और पेपर पैटर्न को डिस्कस करते हैं जो आपको अपनी मंजिल के तयन में मदद देगा। तो पेपर के दो हिस्से हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर और सब्जेक्टिव पेपर। तो लेफ्ट साइड में आपको नजर आ रहा है ऑब्जेक्टिव पेपर, तो इसके 20 मार्क्स हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसके 3 पार्ट्स हैं, ए, बी और सी। ए चूज द करेक्ट सिनोनिम्स हैं। टोटल 10 सिनोनिम्स आते हैं, उनकी तरतीब कुछ ऐसे है। बुक 2 के पार्ट 1 से 3, बुक 2 के पार्ट 2 से 3 और नावल में से 4 आ जाते हैं। इस तरह 3 + 3 + 4 ये टोटल 10 सिनोनिम्स बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेपोजिशंस। तो 4 प्रेपोजिशन दी जाती हैं, उसमें एक आपने चूज करना होता है बेस्ट ऑप्शन जो है। ये टोटल 5 होते हैं और इसके 5 मार्क्स के हैं। इसका सी पार्ट जो है, चूज द करेक्ट सेंटेंसेस हैं। ये ग्रामेटिकल एरर्स इसमें होते हैं। ये 4 सेंटेंस दिए जाते हैं और एक आपने चूज करना होता है। इस तरह टोटल मिला के ये 10 + 5 + 5 ये टोटल 20 मार्क्स बन जाते हैं। तो लेट्स मूव फॉर द सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर आपका 80 मार्क्स का होता है। उसमें फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं, आई मीन टू से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये शॉर्ट क्वेश्चन पे मुश्तमिल होते हैं। बुक 2 का पहला पार्ट जो है, उसमें से आपके पास 9 क्वेश्चन आएंगे, 6 आप अटेम्प्ट करेंगे और इस तरह 12 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये बुक 2 का सेकंड पार्ट है, उसमें से 8 क्वेश्चन आएंगे, 6 आप अटेम्प्ट करेंगे, इस तरह 12 मार्क्स बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो नावल में से है, इसमें से 12 क्वेश्चन आएंगे और आपने 8 अटेम्प्ट करने, इस तरह 16 क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर हम इन शॉर्ट क्वेश्चंस को देखें तो 12 + 12 + 16 ये 40 मार्क्स का पेपर बन जाता है। अगर आप सिनोनिम्स और ये क्वेश्चन आंसर को मिलाएं तो टोटल ये 50 मार्क्स का पेपर बन जाता है। अगर आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए वैसे भी कह सकते हैं पेपर ए 50 नंबर का है। ये सारा का सारा किताब में से आना है, ये दोनों बुक्स में से आपके। तो लिहाजा स्टूडेंट्स को अपने टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करना चाहिए ताकि ये 50 मार्क्स जो हैं ये तो आपके लिए बहुत आसान हो, गेन करना बहुत आसान हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ऐसे राइटिंग है, ये 4 ऐसे आते हैं, उसमें कोई एक अटेम्प्ट करना है, ये 15 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये ईडियम और फ्रेजल वर्ब पे मुश्तमिल होता है। टोटल 8 आते हैं, उसमें से आपने 5 करने होते हैं, एक के 2 नंबर होते हैं और इस तरह 10 नंबर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो ये ट्रांसलेशन उर्दू इनटू इंग्लिश है, 1 पैसेज आता है और ये 15 मार्क्स का होता है। तो इस तरह सब्जेक्टिव पेपर आपका 80 मार्क्स का हो जाता है। तो हमारी बुक 2 का जो पहला लेसन है डाइंग सन है, उसके राइटर के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम दे सकते हैं कि सर जेम्स जीन्स 1877 को पैदा हुए और 1946 को वफात पा गए। तो सर जेम्स जीन्स इंग्लिश फिजिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं और मैथमेटिशियन हैं। ये आथर हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं और करस्पॉन्डेंट हैं। ये ब्रिटिश कॉस्मोलॉजी के फाउंडर भी हैं। सर जेम्स जीन्स से पहले शख्स हैं जिन्होंने प्रपोज किया कि कायनात में मैटर कंटिन्यूसली क्रिएट हो रहा है। इनकी थ्योरीज में से, इंपॉर्टेंट थ्योरीज में से मैटर क्रिएशन इन द यूनिवर्स, एस्ट्रोनॉमी थ्योरी, इनोवेशंस, और इनकी जो तसनीफात हैं उनमें से इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे हैं: द यूनिवर्स अराउंड अस, द डायनामिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थ्योरेटिकल मैकेनिक्स। और ये जो लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं, द डाइंग सन, is also taken from his famous book The Mysterious Universe that was published in 1930। और इन्हें बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें से ये हैं स्मिथ प्राइज 1901 में था और एडम्स प्राइज 1917 में और रॉयल मेडल 1919 में। तो फर्स्ट लेसन की तरफ हम मूव करते हैं। स्टूडेंट्स इसको जो है ना, इसके जो ब्रीफ सिनॉप्सिस आप कुछ इस तरह ज़हन में ला सकते हैं ताकि आपका पूरे का पूरा लेसन अज़बर हो जाए। नंबर 1 पे साइज ऑफ अ स्टार। तो फर्स्ट पैराग्राफ में 2 बातों को इसने सर जेम्स ने डिस्कस किया है कि एक स्टार का साइज कितना होता है। तो वो कहते हैं कि इसमें हजारों ज़मीनें, hundreds of thousands of अर्थ कुड बी पैक्ड इनसाइड अ स्टार एंड लीव रूम टू स्पेयर, और फिर भी बाकी जगह बच जाती है। यानी इसका साइज बहुत एनॉर्मस साइज है, बस बहुत बड़ा साइज है, बहुत ह्यूज साइज है।
और इनकी तादाद कितनी है स्टार्स की, तो इनको एक एनालॉजी क्रिएट करते हैं, जैसे कि दुनिया के समंदरों के साहिलों पर रेत के ज़रे, ऐसे ही इनकी तादाद है। जैसे कि दुनिया के समंदरों के साहिलों पर रेत के ज़रों की तादाद, ऐसे ही कायनात में स्टार्स की तादाद है। इसका मतलब है रेत के ज़रे तो काउंटिंग किए जा सकते हैं, वो इननंबरेबल हैं, तो लिहाजा ये स्टार्स भी क्या है, इननंबरेबल हैं। अच्छा, यहाँ एक सवाल डियर स्टूडेंट्स पैदा होता है, अगर ये ऐसा है, और यकीनन ऐसा ही है, तो ये इतने बड़े स्टार्स हैं और आपस में टकराते फिर क्यों नहीं है, ये जिन में सवाल आता है। तो इसका जवाब भी सर जेम्स सिम्स बड़े अच्छे अंदाज में देते हैं। वो कहते हैं कि एक स्केल मॉडल है जिसमें स्टार्स को शिप्स दिखाया गया हो और एक एम्प्टी ओशन पे एक ही शिप हो, तो वो ऑब्वियसली किसी से टकराएगा नहीं। तो कहते हैं कि ये स्टार्स एक दूसरे से इतनी दूर हैं कि लाखों मीलों का फासला इनके दरमियान है, लिहाजा ये आपस में टकराते नहीं है। ज़्यादातर तो ये अकेले सफ़र करते हैं, लेकिन चंद एक जहाँ ग्रुप बनाकर भी सफ़र करते हैं। अच्छा, फिर ये हमारी ज़मीन का जो है तख्लीक और ये प्लानिटरी सिस्टम कैसे बना, तो एक रेयर इवेंट हुआ। ये सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है कि एक स्टार जो ब्लाइंडली मूव करता हुआ हमारे सूर्य के करीब आया और उसने सूर्य की सतह पर लहरें भेजना शुरू कर दी, जिस पे सूर्य की सतह पर बहुत बड़ी एक पहाड़ जैसी लहर बुलंद हो गई। और ये कशिश जैसे जैसे वो स्टार करीब आता गया, इसको कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस भी कहते हैं, तो सूर्य की सतह पर लहर का साइज बढ़ता गया। जब वो पास से गुजरने लगा तो सूर्य की सतह पर जो पहाड़ लहर का बना हुआ था वो टूट गया और वो सूर्य के गिर्द टुकड़े घूमने लगे। इनको राइटर प्लैनेट्स कहता है। ये शुरू में तो आग के गोले थे, यानी इतने ज्यादा गर्म थे कि जैसे आग के गोले हों। तो ऐसे हमारी जमीन की और बाकी प्लैनेट्स की तख्लीक हुई। सर जेम्स सिम्स कहते हैं कि हमारी ज़मीन पे ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ। वो कहते हैं कब, क्यों और कैसे हुआ इसका तो हमें पता नहीं है, लेकिन इसका आगाज़ बड़ा सिंपल ऑर्गेनिज्म की शक्ल में हुआ, जिनका मकसद सिर्फ इतना था कि मरने से पहले अपने जैसे और जानदार पैदा करते हैं। और इसके साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़िंदगी का ये फिनोमिनन जो है कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होता गया और बतदरीज पर फाइनल जो इसकी प्रोडक्ट थी वो ह्यूमन बीइंग बन गए। और चूंकि एक ही प्लैनेट है जिस पे लाइफ है, ये जो ब्लू प्लैनेट हमारा है, तो राइटर के व्यूज ये हैं कि ये कायनात हमें डराती है। वी फाइंड यूनिवर्स फ्राइटनिंग। उसकी कुछ रीजंस हैं। पहली रीजन ये है कि अनथिंकेबल लॉन्ग डिस्टेंसेस हैं, नाकाबिल यकीन तवील फासले हैं, जिसकी वजह से ये कायनात हमें डराती है। नंबर 2 पे हमारे पास है ह्यूज स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, एब्सेंस ऑफ लाइफ किसी और प्लैनेट पे है नहीं है। लोनलीनेस है जी, स्मॉलनेस ऑफ अर्थ एज कंपेयर टू अदर यू कैन से सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स। अगर हम इसको कंपैरिजन में लाएं तो जस्ट लाइक यू कैन से मिलियन पार्ट ऑफ अ ग्रेन, स्मॉलनेस ऑफ अर्थ है। स्मॉल हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन लाइफ है। अगर पूरी इंसानी जिंदगी की तारीख को इकट्ठा किया जाए तो कायनात के मुकाबले में बिल्कुल मामूली सी है, हकीर सी है। Life does not seem to have any part in the plan of the universe which produce our planetary system. ऐसे लगता है कि कायनात में इस जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं। अगर मकसद हो तो किसी और जगह पे तो वैसी जिंदगी हो। ये राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात यह है कि इनसिग्निफिकेंट लाइफ ऑन अर्थ है, और इसी वजह से कायनात, चूंकि कायनात में हम सिर्फ एक ही प्लेनेट पे हैं और किसी और प्लेनेट पे लाइफ नहीं है, तो इस वजह से ये कायनात हमें इससे में खौफ भी आता है। अच्छा, फिर लाइफ कहाँ पॉसिबल है? कहते हैं कि ये जो स्टार्स हैं वो बर्निंग बॉल्स ऑफ फायर हैं। तो लाइफ बेल्ट और लाइफ जोन जो है, टेम्परेचर बेल्ट इज एन एरिया अराउंड ईच स्टार वेयर द टेम्परेचर इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। द रीजन इज सुटेबल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट इन। ऐसे एरियाज जहाँ टेम्परेचर ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा सर्द हो, वहाँ लाइफ पॉसिबल है। और राइटर ये बताता है कि अगर लिक्विड्स अपनी लिक्विड फॉर्म में रह सकते हो तो फिर वहाँ लाइफ पॉसिबल है। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू रिमेनिंग विद अस।